हाउ आर यू। मैं माई पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक बात तो देखिए समझ में आ ही रही है कि अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझा जाए, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को समझा जाए तो बहुत आसानी से हमें चीज़ें याद रह जाती हैं। तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा इतिहास में इतिहास क्या है, इतिहास में क्या है। उसके बाद आपने देखा होगा प्रागैतिहासिक काल जो हम लोगों ने डिस्कस किया एज ए चैप्टर। उसी बढ़ते क्रम में हम लोग सब्जेक्ट विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोगों का है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये ऐसा शब्द है जिसे आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी आपके दिमाग में, जहन में एक बात तो चलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस पर्पस से जानी जाती है। तो हम सब जानते हैं कि भारत की पहली सभ्यता है जो नगरीकृत थी, सिविलाइज्ड थी। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा कि इसको हम स्टार्ट कहां से करेंगे। तो इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है जानकारी। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC भी कह सकते हैं। तो इसकी हमें जानकारी कैसे हुई, कैसे हमें पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई एक सभ्यता भारत में हुई भी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किस संदर्भ में, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम पड़े हैं उन नाम की क्या विशेषताएं हैं, अर्थात नाम पर चर्चा। क्योंकि इसके एक नहीं, दो नहीं, हमें कई नाम देखने को मिलेंगे। तो किसी भी सभ्यता का नाम क्यों पड़ता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड, काल निर्धारण, किस समय से किस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में रही और उसकी क्या किन विद्वानों का क्या मत है इसके समय के निर्धारण को लेके। कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं का विषय रहेगा जब हम लोग काल पर चर्चा करेंगे या इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम विस्तार से यहां आशय है कि कहां से कहां तक ये फैली है, इसका डिस्क्रिप्शन कहां से कहां तक रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक बात समझते चलिए, और मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्दों से ही आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और वो आपको फिर बिगड़ेंगे नहीं कभी। तो एक बार ध्यान से सुनना आपके लिए जरूरी है। तो विस्तार में हम लोग क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप है, एक बड़ा उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप से यहां पर आशय, उसमें कौन कौन, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन शामिल है? उसमें इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। तो ये सारे के सारा एरिया जो मिलके इंडिया सब कॉन्टिनेंट बनाता है। तो क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी? इसका उत्तर है नहीं, आंसर है नो। उसका रीजन क्या है उसको हम लोग यहां पे समझेंगे कि कहां से कहां तक ये फैले हुए थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माता कौन थे, या कह सकते हैं कि फाउंडर कौन थे। तो उनके बारे में कि बहुत सारी जनजातियां हमें विश्व में देखने को मिलती हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, मंगोलाइट थे, मेडिटेरियन थे। तो इस प्रकार के जो जनजातियां थी वो धीरे धीरे करके भारत में आकर बसी और उन्होंने एक सभ्यता को जन्म दिया। उसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो निर्माताओं के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग नगर के बारे में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां पर हम लोग नगर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर सिंपल वे में यह समझने का प्रयास करेंगे कि मैप, यहां पर ही हम लोग एक चित्र बना लेंगे एक नगर का और देखेंगे कि उस नगर की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस नगर को कितने भागों में बांटा गया है उस समय, और जो बांटा गया है वो क्यों बांटा गया है, और
उसमें सड़कें कैसी हैं, नालियां कैसी हैं, घर मकान कैसे हैं। तो इन सब चीजों पर एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नगर कैसा दिखता था। फोटोज के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा, लेकिन प्राइमरी लेवल पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट बनाना है, इसलिए इस समय तो आपके लिए सुनना बेहद आवश्यक है। तो चलिए यहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिख रखा है जानकारी। तो जानकारी हमें कैसे हुई? तो जानकारी के लिए हम लोग इस बात पर जाते हैं कि 1820 के आसपास चार्ल्स मेसन साहब ने हड़प्पा टीला, इन्होंने एक टीला खोजा। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट अपना देखते चलिए कि देखिए होता क्या है कि जब हम किसी सभ्यता के बारे में खोजने का कार्य करते हैं तो ये व्यक्ति करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति किससे जुड़े होते हैं? बिल्कुल, ये सब व्यक्ति जुड़े होते हैं पुरातत्व विभाग से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो क्या भारत में 1820 के आसपास आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था? बिल्कुल नहीं था। पुरातत्व विभाग बिल्कुल नहीं था। भारत में कोई भी डिपार्टमेंट के रूप में, संस्था के रूप में एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। तो हुआ क्या कि 1820 में चार्ल्स मेसन जब टीले की खोज कर लेते हैं तो यह खोज ठंडे बस्ते में चली जाती है, इस पर बहुत कार्य नहीं हो पाता है। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो सेकंड स्टेज में 1856 के आसपास जब लाहौर में रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेल लाइन बिछाते समय जो रेल लाइन मजदूर बिछा रहे थे तो उन्हें कुछ विशेष प्रकार की ईंटें, पत्थर उनके हाथ लगी। तो उन्होंने उन विशेष प्रकार की ईंटों को अपने ऊपर के अधिकारियों को दिखाया। तो ऊपर के अधिकारियों को लगा कि यहां कोई ना कोई विशेष सभ्यता जरूर है, तो उन्होंने वहां का कार्य रोक दिया। कब रोका गया ये कार्य? 1856 में। लेकिन एक समस्या लगातार चलती आ रही थी कि इस पर काम क्यों नहीं हो रहा था। तो काम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उस समय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था। जैसे मान लीजिएगा अगर हम आज कहें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हम लोग जानते हैं कहां पर है, दिल्ली में है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जो कार्य होता है पुरातत्व का, तो वो डिपार्टमेंट है, इसलिए कार्य हो रहा है। तो उस समय डिपार्टमेंट नहीं था। अब प्रश्न उठता है कि डिपार्टमेंट बना कब? तो देखो, हम लोग भी जानते हैं, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन भी है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर भारत में बना तो किसके समय बना? तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय। इनका समय 1899 से 1905 था। तो लॉर्ड कर्जन के समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई और उसमें पदाधिकारियों और अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई। तो जब ये नियुक्तियां हुई तो ये टाइम पीरियड क्या है? 1899 से 1905। तो इस समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई। इसी पुरातत्व विभाग में 1921 में इसके जो हेड बनाए गए, वो हेड कौन बने? हम सब जानते हैं, जॉन मार्शल। आपने भी आंसर दे दिया होगा, वेरी गुड। तो जॉन मार्शल साहब को जब डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया, तब पीछे की चीजों को फिर से देखा गया कि भाई ईंटें कहां से मिली थी, कहां से टीला मिला था। तो उन सब चीजों को देखकर उन स्थलों पर पहुंचा गया और उन स्थलों पर पहुंचकर हम लोग जानते हैं कि फिर खुदाई हुई। तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई और 1922 में मोहनजोदड़ो को खोदा गया। तो उससे विशेष प्रकार की जानकारियां हमारे सामने आई। तो इतनी पिक्चर, तो सबसे पहला एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस आपके सामने हुआ कि जानकारी हमें कैसे हुई। तो जानकारी हमें इस माध्यम से हुई है। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। इतना यहां इस पॉइंट के लिए। अब आप नहीं भूलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रकाश में कैसे आई, लाइट में कैसे आई। तो अब आप गलती ना करिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पे मैंने लिखा है जानकारी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि नाम पर चर्चा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगातार हम लोग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम हम लोग लेते हैं हिंदी में। एक ही चीज है इंडस वैली सिंधु घाटी, एक नाम हमें यह मिलता है। या और हम इसका क्या नाम ले सकते हैं? और इसका हम नाम ले सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। बिल्कुल सही, हड़प्पा सभ्यता। और इसका हम क्या नाम ले सकते हैं? और इसका हम नाम ले सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। एक नाम इसका हम ये ले सकते हैं। और क्या नाम ले सकते हैं? बिल्कुल परेशान ना होइए, सभी नाम आप ले सकते हैं। और नाम आप क्या ले सकते हैं? प्रथम नगरीकृत सभ्यता। अब बहुत तसल्ली से फिर ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है, और अब हम लोग को क्या ध्यान देना है कि क्यों लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले का पॉइंट लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब स्टार्टिंग में स्थलों को खोजा गया, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चानूदड़ो है, तो जो मैक्सिमम सिटीज थी या साइट्स थी, मैक्सिमम जो साइट हैं वो साइट हमें कहां मिल रही थी? सिंधु नदी के आसपास। सिंधु नदी के आसपास। तो जो उस समय के पुरातत्वविद थे, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने कहा कि जब मैक्सिमम सभ्यताएं जो हैं, मैक्सिमम साइट्स जो हैं वो इंडस के आसपास या सिंधु घाटी के आसपास मिल रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी और उसके आसपास ही बसी होगी, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। कब अनुमान लगाया? जब इनिशियल स्टेज में इन लोगों को साइट्स मिली। क्लियर है? तो जब साइट मिल गई तो उन्होंने नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और एक बात और याद रखिएगा कि विश्व में जितनी भी सभ्यताएं होती हैं वो सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपती हैं। मजबूरी भी थी, क्योंकि कुआं खोदने या पानी को खोद के निकालने का जो आइडिया है वो मानव के दिमाग में निसंदेह शुरुआत में नहीं रहा होगा। इसलिए हम डिफरेंट टाइप की सभ्यताएं जो देखते हैं, चाहे वो भारत से जुड़ी हों या चाहे भारत से बाहर, वो किसी न किसी नदी के संपर्क में अवश्य रहती हैं। चाहे हम ईरान इराक की दजला फरात की सभ्यता देख लें तो दजला और फरात नदियों के संगम पर है। अफ्रीका में अगर हम देखें तो नील नदी घाटी की सभ्यता है, तो वो भी नील नदी पर है, क्योंकि पीने का पानी और एग्रीकल्चर के लिए पानी की आवश्यकता तो होती ही है। तो ये तो तय बात है कि किसी न किसी नदी का सहयोग सभ्यताएं लेती ही हैं। इसी क्रम में विद्वानों को यह लगा कि इंडस वाले जो हैं उनको भी किसी न किसी नदी का सहारा लेना पड़ा होगा। तो वो नदी कौन सी थी? इंडस। बात समझ में आ गई। तो एक पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्राइमरी साइट्स जो हैं, प्रारंभिक स्थल जो हैं, वो हमें सिंधु घाटी के या सिंधु नदी के किनारे मिले थे। अब यहां पर एक एरर है, उसको भी करेक्ट कर लीजिए। एरर क्या है? एरर यह है कि अब यह नाम उचित प्रतीत नहीं होता है। उचित प्रतीत क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राइमरी साइट्स सिंधु घाटी या सिंधु नदी के आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग साइट्स में आगे बढ़ते गए, इसका जो विस्तार था वो बढ़ता चला गया और सिंधु नदी से खिसक के ये चला गया गंगा सरस्वती नदी के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि सिंधु के आसपास प्रारंभिक स्थल हैं और आगे चल के जब खुदाई पूरे जोरों पर हो गई, 2000 के आसपास स्थल खोज लिए गए, तब वहां पर कौन सी नदी हाईलाइट हो गई? तो उस समय नदी हाईलाइट हो गई सरस्वती। तो सरस्वती और उसकी सहायक नदियां, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को या सिंधु घाटी सभ्यता को सही सही किस नाम से बोला जा सकता है, तो अगर हमें नदी का सहारा लेना है तो अब हम सिंधु नदी का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि प्राइमरी साइट्स, स्टार्टिंग की साइट्स हमें यहां से मिली थी। मैक्सिमम साइट जब पूरे स्थल खोज लिए गए तो वो कहां से मिला है? सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे। तो इस नाम की जगह अगर हम ये नाम लिख दें सरस्वती और उसकी सहायक नदियों की सभ्यता, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
यही एरर मैं आपका करेक्ट करा रहा था। तो बहुत ध्यान से अगर सुना होगा तो आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपने क्या लिख रखा है? हड़प्पा सभ्यता। तो फिर वही क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता नाम बदल गया, तो नाम क्यों बदला? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है, बहुत ही सिंपल रीजन है। कुछ बच्चों ने आंसर मन में दे दिए होंगे, बिल्कुल सही, कि ये पहला स्थल है जिसे खोजा गया था। बिल्कुल सही उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल ऐसा स्थल था जिसे सबसे पहले खोजा गया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में। हम लोग जानते हैं कि दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी जैसे लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा था, तो पहला स्थल हड़प्पा था। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको अच्छे से समझ लीजिए। कांस्य युगीन सभ्यता बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि कांसे का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग करते थे। कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। तो हम लोग लगभग मान के चलते हैं कि 5 से 6 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय भी लोगों को न केवल धातुओं अर्थात मेटल्स के बारे में जानकारी थी, बल्कि वो दो मेटल्स को मिलाकर एक नया मेटल बनाने की भी उनमें साइंस उन्हें पता थी। उनकी अप्रोच साइंटिफिक थी। तो इस साइंटिफिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नाम को भी ले सकते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अगला नाम क्या लिखा हुआ है? प्रथम नगरीकृत सभ्यता। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन हम लोग जानते हैं, बचपन में छोटी किताबों में भी पढ़ते रहते हैं कि भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता कौन सी है। तो हम लोग को पता है, बिल्कुल तुरंत उत्तर आ जाता है, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो पहली नगरीकृत सभ्यता थी, इसका यह नाम भी हम ले सकते हैं क्योंकि पहली ही सभ्यता है भारत की जो नगरीकृत है। अच्छा, यहां पर हम लोग एक शब्द लगातार नाम ले रहे हैं, सभ्यता सभ्यता सभ्यता। सभ्यता के साथ एक शब्द और जुड़ा रहता है, संस्कृति। इसको एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक शब्द होता है सभ्यता, सभ्यता, और एक शब्द होता है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंस क्या होता है, ये जब आप विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाते होंगे, लेकिन आज हम इसका बहुत ही सरल ढंग से आपको समझा दे रहे हैं और आप आज के बाद से नहीं भूलेंगे, इस बात की तो गारंटी है। होता क्या है कि जब भी कोई ग्रुप होता है, लोगों का समूह होता है, जब वो रहना स्टार्ट करता है तो वो कुछ नियम कानून बनाकर रहना प्रारंभ करता है और उस अपने चारों ओर की जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनका अच्छे से अच्छे ढंग से प्रयोग करने का प्रयास करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब स्टार्ट हुई तो हम मान सकते हैं कि ये बिल्कुल अपनी प्राइमरी लेवल पर है और प्राइमरी लेवल से उसने उठना शुरू कर दिया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्राइमरी लेवल से उठना शुरू करती है और अपनी पीक पर पहुंच जाती है। तो जैसे ही कोई सभ्यता अपने उत्कर्ष के, अपने उत्थान के, अपनी हाइट, मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाती है, तो उसी हाइट पे जब पहुंच जाती है तो उसे हम सभ्यता की जगह संस्कृति कहना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि सभ्यता अपने प्रारंभिक स्तर में सभ्यता होती है और अपने जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो उसे हम सभ्यता ना कह के संस्कृति कहते हैं। और ये संस्कृति कुछ समय तक कंटिन्यू चलती है। तो यहां से यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता मान लीजिए चली, और जब ये चली है तो प्रकृति का ये नियम है बेटा, नेचर का नियम है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जो चीज पैदा हुई है तो उसे नष्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रकृति ये हमें लगातार समझाती आ रही है। तो आगे जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी। तो जब डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगी तो इसमें फिर से हमें कमियां देखने को मिलेंगी। तो एक स्टेप होगा जब वो ऊपर उठ रही होगी, तो ये सभ्यता का स्तर है, और जब ये अपने बिल्कुल पूरी
अच्छे ढंग से अपने आप को मैनेज कर रही होगी तो वो संस्कृति का टाइम पीरियड आ जाएगा और उसके बाद फिर वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। तो किसी भी संस्कृति को, सभ्यता को समझने के लिए इससे आप बेहतर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपकी बात करें, इस समय आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इस समय किस लेवल पर हैं? सभ्यता के लेवल पे हैं कि संस्कृति के लेवल पे हैं? अगर इसका आपने सही उत्तर दिया होगा तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो जिन लोगों के दिमाग में आया होगा कि इस समय आप सभ्यता के दौर से गुजर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, आप सभ्यता के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि आप निर्माण अपना कर रहे हैं। जिस दिन आपकी नौकरी, बीवी, बच्चे सब हो जाएंगे वो आपकी संस्कृति कहलाएगी। अभी आप सभ्यता से गुजर रहे हैं तो फिर संस्कृति का एग्जाम्पल आपके सामने कौन है? आपके पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें जितना राइज करना था वो कर चुके हैं। अब वो एक न्यूट्रल लाइन की ओर चल रहे हैं और आप पर वो ध्यान दे रहे हैं। तो आप सभ्यता के दौर से गुजर रहे हैं और आपके पेरेंट्स संस्कृति के दौर से गुजर रहे हैं। वो अपना मैक्सिमम विकास कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट भी आराम से समझ में आ गया होगा। तो कैसी भी कोई भी परेशानी अगर मान लीजिए आपको रहती है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जितने सरल अंदाज से मैं समझा रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि जरा सी भी आपको समझने में परेशानी आ रही होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि जानकारी पे चर्चा हो गई है, नाम पे चर्चा हो गई है, अब आइए काल निर्धारण पर चर्चा कर लेते हैं। तो काल निर्धारण के संबंध में एक बात तो देखिए तय है, और वो ये क्या तय है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी समय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक मानक समय नहीं होगा, केवल उसको हम बेस बनाकर ही आपके सामने रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय क्या है, तो एक बहुत बड़ा नाम हम लोग जान ही रहे हैं, जॉन मार्शल साहब हैं। तो जॉन मार्शल साहब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय है वो लगभग 3500 से 2500 ईसा पूर्व अर्थात बीसी रखा है। मैंने पिछले लेक्चर में बीसी और एडी को डिफाइन किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला लेक्चर देखकर बीसी और एडी के जो डिफाइन किया है उसको देख लें। तो 3500 से 2500 उल्टा चलेंगे, इसमें हम बीसी है तो 3500 से 2500। अब ये एक ह्यूमन है, मानव हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं। तो कहने का मतलब कि जॉन मार्शल साहब ने अपने तथ्यों के आधार पे, अपने फैक्ट्स के आधार पे एक टाइम उन्होंने डिसाइड कर दिया। लेकिन साइंस भी कोई चीज होती है, ये भी हम जानते हैं। तो साइंस जो चीज होती है यानी कि कार्बन डेटिंग, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से जब हम लोग समय निकालेंगे, तो हम साइंस के माध्यम से समय निकालेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं नियर पहुंच जाएंगे एक्चुअल टाइम के। अब कैसे नियर पहुंचते हैं उसको थोड़ा देख लीजिए कि कार्बन डेटिंग में हम सी का प्रयोग करते हैं, मींस कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन के दो अपरूप होते हैं, या मान लीजिए दो प्लेटफॉर्म पर काम करता है, एक होता है C12 और एक होता है C14। तो C12 से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ये एज बताने में कोई हेल्प नहीं करता है। जबकि कोई भी वस्तु हो उसमें C12 की मात्रा ही सबसे ज्यादा होती है, 92%। लेकिन ये जो 90 से 92% तक जो है वो हमें एज बताने में कोई हेल्प नहीं करता है। C14 जो है ये 8 से 10% के आसपास होता है और ये एज बताने में बहुत हेल्प कर देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम कार्बन डेटिंग में किसका प्रयोग करते हैं? C14 का प्रयोग करते हैं। इसमें एक पॉइंट और अच्छा है, याद रखिएगा कि C14 से हम मैक्सिमम कितने ईयर तक का पता लगा सकते हैं, मतलब पीछे हम कितना पीछे जा सकते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा कि 50,000 वर्ष, 50,000 ईयर्स, 50,000 वर्ष तक का हम पता लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है और ये मान लीजिए 40,000 वर्ष पुरानी है, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका हम एज का पता लगा लेंगे। लेकिन अगर ये 60,000, 1 लाख वर्ष पुरानी है, 1.5 लाख, 2 लाख वर्ष पुरानी है, तो फिर हम C14 के माध्यम से इसकी एज को पता नहीं लगा पाएंगे। C14 की अपनी एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट में आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि पृथ्वी तो 4.5 अरब वर्ष पुरानी है
और बहुत सारे फॉसिल हमको ऐसे मिलते हैं जो 10-10, 20-20, 50-50 लाख साल पुराने हैं। उनका हम पता कैसे लगाते हैं? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से U-235, 238 के माध्यम से हम लोग उस एज का पता लगाते हैं अगर वो 50,000 से ऊपर है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया कार्बन डेटिंग का। अच्छा, अब आ जाइए अपने आंसर पे कि कार्बन डेटिंग ने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कह सकते हैं एज निकाली या एज बताई, तो वो एज लगभग कितनी निकली है? वो निकली है 2500 से 1750 BC। ये एक मानक आप मान सकते हैं और यही आपको मानना पड़ेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आपसे डेट पूछी जाए तो आप कार्बन डेटिंग यानी कि साइंटिफिक डेट को ही आप बताइएगा या टिक करिएगा एग्जाम में। मान लीजिए आ जाए, आता नहीं है वैसे, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो 2500 से 1750 के बीच का जो समय है वो इसका रहता है। तो ये एक मानक समय है, इसको ध्यान रखिएगा। वही है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग को दिख रहा होगा कि नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट क्या है। तो हम लोग को जो दिख रहा है नेक्स्ट डिस्कशन का, तो वो है डिस्कशन का विस्तार। विस्तार किसी भी सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विस्तार का यहां मतलब है कि कहां से कहां तक। जैसे मान लीजिए आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, कोई भी XYZ शहर हो, कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, दिल्ली है, कोटा है, जयपुर है, कोई भी शहर में आप रह रहे हैं, उस शहर का एक विस्तार होगा। एक जगह से स्टार्ट होता होगा और दूसरी जगह पे खत्म होता होगा। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ उसका विस्तार होगा। वही विस्तार हम लोग इंडस वैली का समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब हम विस्तार को पढ़ने जा रहे हैं। तो विस्तार में हम लोग देखेंगे, विस्तार में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इंडस वैली कहां से कहां तक फैली है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक प्लस का निशान बना देना है। और जब हम प्लस का निशान बनाते हैं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाएं हो गई हैं। ये 4 दिशाएं इस बात को दिखा रही हैं कि पूरब में इंडस वैली कहां तक गई है, पश्चिम में इंडस वैली कहां तक गई है, नॉर्थ में कहां तक गई है और साउथ में कहां तक। तो अगर हमें ये सारे पॉइंट पता चल जाएं तो हम आसानी से उसको इनको आपस में मिलाकर एरिया पता कर लेंगे कि कहां से कहां तक इंडस वैली फैली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां से लगभग 13 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं एक छोटे से चार्ट से। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा जा रहा है और कैसे। सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं गया है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, पश्चिम में कहां तक गया है? तो पश्चिम में गया है सुतका गेंडोर तक। पश्चिम में सुतका गेंडोर। उत्तर की अगर हम बात करें तो वेरी गुड, कुछ बच्चों ने नाम ले लिया होगा, मांडा। और दक्षिण में यह कहां तक गया है? तो दक्षिण में गया है दैमाबाद तक। 4 क्वेश्चन तो बेटा ये आपके हो गए कि पूरब में कहां तक गई है इंडस वैली, पश्चिम में कहां तक गई है, उत्तर में कहां तक गई है और दक्षिण में कहां तक गई है। 4 क्वेश्चन ये हो गए। अब 4 क्वेश्चन क्या बनते हैं कि कहां पर हैं? तो हम लोग जानते हैं कि आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है पहला। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। मांडा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। और दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो हमें एरिया क्लियर हो गया। ये कहां है? उत्तर प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में और ये महाराष्ट्र राज्य में। अब 8 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये किन नदियों के तट पर बसे हुए हैं। तो नदी कौन कौन सी है? तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो बिल्कुल हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे है? कुछ बच्चों ने जवाब हो सकता है दिया हो, चिनाब नदी के किनारे है,
बिल्कुल सही। सुतका गेंडोर किस नदी किनारे है? फटाक से बताइए। दाश्क नदी किनारे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दैमाबाद, और दैमाबाद किस नदी किनारे है? तो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, मांडा, दैमाबाद, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और महाराष्ट्र, हिंडन, चिनाब, दाश्क और प्रवरा। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके तट पर है। तो 12 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब 12 क्वेश्चन अगर क्लियर हो गए हैं तो एक रफ मैप में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर भारत का हम लोग एक रफ मैप बना लेते हैं तो उस रफ मैप में देखिए कैसे। तो हम लोग ने पहला पॉइंट कहां बनाया है? आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश, तो लगभग यहां कहीं पड़ेगा। उसके बाद पश्चिम में हम लोग बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान तक गए हैं, ये एरिया है। उसके बाद दैमाबाद साउथ में ये वाला एरिया है, और नॉर्थ में मांडा ये एरिया है। हमने कहा था सारे एरिया को मिला दो, तो आराम से सबको मिला दो, बिल्कुल मिला दीजिए। तो ये आकृति आपको कैसी दिख रही है? तो 13वां क्वेश्चन आपका यही है कि आकृति त्रिभुजाकार है, रेक्टेंगल शेप है, एंगल शेप है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार आकृति इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। तो ट्रायंगल बनेगा, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल और केवल इस पोर्शन में डेवलप करा उसने, और यहीं पर वो कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करने के बाद हो सकता है कि यहां के लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में चले गए हों या उसके बाहर भी निकल गए हों। तो ये उसके पतन की अवस्था है। खैर, यहां पे हम लोग उसका देख रहे हैं कि कहां तक उसने अपने आप को एक्सपेंड किया था। तो एक्सपेंशन उसका कहां से कहां तक है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। तो त्रिभुजाकार आकृति है, और ये 12 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो हमने क्या क्लियर कर लिया है? हमने विस्तार को देख लिया है। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। इतनी बात आप लोगों को समझ में आसानी से आ गई होगी। इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए कितनी चीजों पे हम लोग टिक लगा चुके हैं। हम लोग जानकारी नाम पर चर्चा हो चुकी है, काल निर्धारण पे चर्चा हो चुकी है, और ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो अगर आप एक उत्साही विद्यार्थी हैं तो आपको मजा भी आ रहा होगा। तो साथ साथ चीजों को समझते चलिए और उसी से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग का है निर्माता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। निर्माता का यहां मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग हैं, जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां इंडस वैली सिविलाइजेशन में आकर बस गई होंगी। जब बस गई होंगी तो सिंपल सा मैटर है कि बसने के बाद उन्होंने अपनी गतिविधियां प्रारंभ की होंगी। तो जो बसी हैं उसमें से एक का नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरे नंबर पर है मंगोलाइड, तीसरी है अल्पाइन और चौथी है भूमध्य सागरीय, जिसे हम कह सकते हैं मेडिटेरियन। भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन। तो ये 4 प्रकार की जो प्रजातियां हैं ये इन्होंने एंटर किया पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया की ओर। तो दक्षिण एशिया की जब इन्होंने प्रवेश किया तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी हमारे यहां आ गई, मंगोलाइड भी आ गई, अल्पाइन भी आ गई और मेडिटेरियन भी आ गई। लेकिन हुआ क्या कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो हैं ये रुके नहीं, ये बढ़ते चले गए। तो उत्तर पश्चिम यानी कि जहां पर अभी हम लोगों ने
कुछ ही मिनट पहले समझा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां है, तो ये उस एरिया को भी क्रॉस करके आगे निकल गए और नॉर्थ ईस्ट तक चले गए। तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट तक चले गए तो ये निकलते हुए चले गए। मंगोलाइट जो हैं ये साउथ की ओर चले गए। अल्पाइन जो हैं ये गुजरात और उससे नीचे के पोर्शन में चले गए। लेकिन जो भूमध्य सागरीय हैं, मेडिटेरियन हैं, इन्हीं ने निर्माण कर दिया सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मेन निर्माता है या जो मेन फाउंडर हैं वो कौन है? भूमध्य सागरीय। तो एक छोटा सा कैप्सूल पॉइंट ये भी आपके लिए था। क्योंकि इस तरह से समझा रहे हैं तो आपके इमेज दिमाग में बनी रहेगी, तो आप लिखते समय या याद करते समय आपको समस्या नहीं होगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय जैसी प्रजातियां उस समय टहल रही थीं और वो विभिन्न क्षेत्रों में जा रही थीं। तो जब विभिन्न क्षेत्रों में जा रही हैं तो उसमें भारत में भी उन्होंने प्रवेश किया। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो चीन की ओर निकल गईं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो और उत्तर की ओर निकल गईं, और उसमें से कुछ जो हैं वो भारत की ओर आ गई थीं। तो जो हम लोगों ने लिखा ये भारत की ओर आ गई थी। तो निर्माताओं पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नगर, मैंने बोला था कि नगर का एक चार्ट बना के आपको थोड़ा सा रूबरू कराएंगे कि कैसे वो नगर को व्यवस्थित करते थे। तो देखिए, हम लोग कोई भी एक नगर मान लीजिए बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई भी इंडस नगर है, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। तो नगर नियोजन किस तरह से है, सिटी प्लानिंग कैसी है, तो उसको समझने के लिए ध्यान दीजिए कि वो अपने नगर को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करते थे। ये इस तरह का पोर्शन हो गया ईस्टर्न और ये पोर्शन हो गया वेस्टर्न। तो ये जो पूर्वी भाग था, जो पूर्वी भाग है इसको बोलते थे निचला नगर। निचला नगर। तो जो निचला नगर है ये ईस्टर्न भाग है, और जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी भाग है इसको बोलते थे गढ़ी क्षेत्र। गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र, फोर्ट एरिया। तो दुर्ग क्षेत्र, ये वाला जो पोर्शन है वो हल्का सा उठा होता था, 3 से 4 फुट या 5 फुट की ऊंचाई पर। इस शहर से, इस जगह से ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर होती थी। तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि यहां पर कुलीन वर्ग रहा करते थे। कुलीन का मतलब होता है एलीट क्लास, और एलीट क्लास, उस समय एलीट क्लास कौन था, तो हम लोग एक नाम लिख सकते हैं, पुरोहित वर्ग। इसको हम लोग आगे चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये पुरोहित कौन थे और ये करते क्या थे। खैर, हालांकि हमें एविडेंस नहीं मिला है किसी भी व्यक्ति विशेष का। तो कहने का मतलब यहां यह है कि कुलीन जो हैं, पुरोहित जो हैं, ये ऊपर उठे हुए भाग में रहते थे। जैसे आज हम लोग देख लें, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में, अगर आप गांव से जुड़े हैं तो आप थोड़ा सा पता करिएगा अपने गांव में कि गढ़ी कहां है। गढ़ी का मतलब कि कोई राजा रजवाड़े जरूर रहे होंगे आपके गांव के। तो अगर उनका निवास आपके गांव में है या किसी मान लीजिए आपके पड़ोसी गांव में है, तो आप उसकी दिशा पता करिएगा। आपको जान के हैरानी होगी जब आपसे यह कहा जाएगा कि वो पश्चिम दिशा में बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब आप गांव जाइएगा तो पूछिएगा जरूर कि जो गढ़ी है हमारे यहाँ की वो किस दिशा में बनी है। तो गढ़ी पश्चिम दिशा में ही बनती थी। ये एयर को ध्यान में रख के बनाई जाती थी। खैर, उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोग नगर नियोजन समझ रहे हैं। नगर नियोजन की दूसरी बड़ी विशेषता बेटा क्या होती थी? दूसरी बड़ी विशेषता थी कि नगर को चारों ओर से एक रक्षा प्राचीर का यहां मतलब है सेफ्टी वॉल, या मान के चलिए कि इसको हम कह सकते हैं दुर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से नगर को घेर दिया जाता था। कहीं कहीं ये जो गढ़ी क्षेत्र है इसका भी फोर्टिफिकेशन कर देते थे। तो इससे मतलब एक चीज तो हम लोग को समझ में आ रही है कि रक्षा प्राचीर वो बना क्यों रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन पर कोई बाहर से अटैक करता होगा।
हम लोग को एविडेंस तो हालांकि नहीं मिले हैं अटैक के, लेकिन उनके इस प्रकार की शहर की या नगर की बनावट से हम लोगों को शक हो जाता है कि इतना वो दिमाग क्यों लगाते थे रक्षा पर। तो रक्षा पर दिमाग वो इसलिए लगाते थे कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी से डर अवश्य रहा होगा। इसी के अंतर्गत जब वो नगर के अंदर और निर्माण कार्य करते थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्माण कार्य था, आप भी बचपन से पढ़ रहे होंगे, कि जब वो सड़क बनाते थे, ये वहां की सड़कें हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सड़कें एक दूसरे को कितने डिग्री पर काट रही हैं। तो ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर अर्थात समकोण पर काट रही हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सड़क हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री पर काटती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। इसी के साथ साथ बेटा ध्यान रखना कि बगल में घर हुआ करते थे। ऑब्वियस सी बात है कि सड़कों के किनारे ही घर होंगे। अब घरों की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि घरों की क्या विशेषता है। पहली बड़ी विशेषता क्या है कि घरों के जो दरवाजे हैं, ठीक है, तो घरों के जो दरवाजे हैं वो मेन रोड पे खुलने चाहिए, मेन रोड पे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मेन रोड पर उनके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, कहां खुलेंगे? गली में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके दरवाजे कहां खुलेंगे? गली में। गली में दरवाजे खुलते थे, जो गेट होते थे वो गली में खुलते थे, मेन रोड पे नहीं। उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि देखिए, मेन रोड ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चौड़ी ज्यादा होती है और गली कम चौड़ी होती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस पर भी उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखा। कैसे ध्यान में रखा? मान लीजिए कि कोई अटैकर आते हैं और वो आपके घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, तो अगर आपने खुले में दरवाजा लगा रखा है तो एक साथ भीड़ आपके घर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन अगर आपके घर का मेन गेट गली में खुल रहा है जो 2-2.5 फुट 3 फुट चौड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भीड़ उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी जल्दी। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जब वो गली से होकर आपके मकानों में कूद के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी अंदर उनके लिए तैयार बैठे हैं। कम संख्या में लोग प्रवेश करेंगे और आप उनसे लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी हमको इस बात के लिए एक जेस्चर दे रहा है, संकेत दे रहा है कि सुरक्षा को वो ध्यान में रखते थे। इसी क्रम में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमारत क्या है? तो देखिए, होता क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ते हैं, उसका नाम है विशाल अन्नागार। अन्नागार से यहां पर आशय है फूड ग्रेन्स रखने का एक बहुत बड़ा भवन। तो एक बहुत बड़ा भवन फूड ग्रेन्स का था और ये जो अन्नागार है ये कुछ इस शेप में होता था। इस तरह से ये सड़क है, सड़क के दोनों किनारों पर बॉक्सेस टाइप के बने होते थे और इन बॉक्सेस में वो अनाज को रखते थे। अनाज को क्यों रखते थे? सीधी सी बात है कि इन अनाजों को इसलिए रखा जाता था कि बुरे वक्त पे वो काम आ सकें। इन अन्नागारों में नीचे की ओर छोटे छोटे छिद्र होते थे। जब आवश्यकता पड़ती थी तो इन्हीं छिद्र को खोलकर उससे अनाज को बाहर निकाल लेते थे, चाहे गेहूं हो या कि कोई भी जौ हो, किसी भी प्रकार का खाद्यान्न हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए बरसात नहीं हुई या सूखा पड़ गया तो कम से कम नगर भूखों नहीं मरेगा। आप देखिए कितनी बेहतरीन साइंस का वो प्रयोग कर रहे हैं। अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करके उन्होंने रखा हुआ है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने ये भी है। ये सब चर्चाएं आगे रहेंगी बेटा, लेकिन एक इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, आज भी क्यों इंडस वैली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक जो नगर में निर्माण था वो था विशाल स्नानागार। ये सब आपने सुने होंगे, आज उसकी इमेज दिमाग में बना लीजिए। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको हम कहते हैं। तो ग्रेट बाथ जो है वो देखिए कि आपको किसके दर्शन कराएगा?
तो ये जो ग्रेट बाथ है, चलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा बना देता हूं। देखिए ये उन्होंने अपना एक बाथ बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसमें इन्होंने जो सीढ़ियां हैं वो नॉर्थ और साउथ में बनाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ और साउथ में उन्होंने सीढ़ियां बनाई, ग्रेट बाथ यानी कि स्नानागार बनाया घर में। और ये जो बाथ है ये बेटा आगे जाके जुड़ा होता था किससे? नदी से। तो नदी का पानी इसमें भर जाता था। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी कि ये जो ग्रेट बाथ है इनका, ग्रेट बाथ के ठीक बगल में कुछ रूम्स भी हुआ करते थे। अब देखो कि ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है बेटा कि इसमें जब लोग नहाते थे तो इसमें लोग नहाने के बाद सीढ़ियों के माध्यम से इन रूम्स में फिर से नहाते थे। देखिए कितना साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि इसमें कई लोग नहाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा। मान लीजिए बच्चे भी कूदे जा रहे हैं। अब बच्चा अगर पानी में कूद गया है तो वो क्या कर रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, तो पता लगा उसने सूसू भी उसमें कर दी है। ठीक है, तो अगर वो मान लो पानी के अंदर वो कांड कर रहा है तो वो कांड आप पता नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो जब नहाने धोने के बाद जब वो व्यक्ति इन रूम्स में जाते थे तो एक बार फिर से नहाते थे, और फिर नहाने के बाद वो नीचे उतर के आते थे इन एरियाज में। जब ये इन एरियाज में आते थे तो यहां से हमको अग्नि कुंड मिले हैं। ये अग्नि कुंड होते थे। तो ये जो अग्नि कुंड मिले हैं तो यही लोग यानी कि पुरोहित नहा धो के जब नीचे आता था तो इन अग्नि कुंडों में वो पूजा करता था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो हमारे पास एविडेंस उपलब्ध हैं। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आधुनिक स्विमिंग पूल का डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। आधुनिक स्विमिंग पूल में भी हम लोग जब नहाने जाते हैं तो नहाने के बाद बगल में ही रिफ्रेशिंग रूम एक बार और बने रहते हैं, वहां हम दोबारा नहाते हैं जिससे पानी का केमिकल हम धो सकें, और उसको धोने के बाद फिर हम अपने अपने काम पे निकल जाते हैं या घर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग कितनी पुरानी बात कर रहे हैं और कितनी सटीक बात कर रहे हैं कि आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिंदा है। कौन कहता है कि सभ्यता मर गई? हम लोग उसको जिंदा रखे हैं, हम लोग उसे कॉपी कर रहे हैं। यह कितनी बड़ी बात है। इसीलिए बेटा ये चैप्टर हमेशा से हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो इस प्रकार की जो बनावट है वो हमें नगरों में देखने को मिलती है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपके दिमाग में इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर एक इमेज बन गई होगी, और ये इमेज बनना बेटा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर आप मैंने बोला था ना, याद करना और याद रखना आसान हो जाता है। आपको ये लेक्चर सुन सुन के लग रहा होगा, इस बात की तो मैं स्वयं गारंटी ले सकता हूं। तो एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण हो गया है। इसके आगे अब हम लोग चैप्टर में अंदर चलेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को नगरीकृत कहते हैं तो वो नगर कौन कौन से हैं। उन नगरों की हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चानूदड़ो, धौलावीरा, बड़ावली, लोथल, ये जो नगर हैं, इन नगरों की विशेषताएं क्या हैं जो आप पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समाज पर, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पर और सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक और उसके पतन पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीजें कंटिन्यू हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत